हेलो एमबीबीएस जर्नी फैमिली। कैसे हैं आप लोग? तो अब एक बार फिर समय आ गया है एक नए इंटरव्यू सेशन का। आज हमारे साथ एक और अच्छे से गेस्ट जुड़ चुके हैं, हरीश जी, जो जिनकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है एंड आपको वो काफी इंस्पायर करेंगे, अपनी जर्नी बताएंगे कि कैसे उन्होंने आईएमएस बीएचयू में एडमिशन लिया। तो हरीश जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमबीबीएस जर्नी में। अभी आप अपना जी। एक इंट्रो दे दीजिए जिसमें आपका नीट मार्क्स रहे, रैंक रहे और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। हे देयर, मेरा पूरा नाम हरीश सिंह यादव है। और मैंने इस साल नीट दिया था। मेरी नीट स्कोर मेरा 675 था। और मैंने 1180 मेरी एआईआर थी। और मैंने यहाँ मैं बनारस का मतलब मूल निवासी मैं सोनभद्र का हूँ, लेकिन मेरा मैंने पढ़ाई बनारस से की है। मैं मेनली कई पिछले 5-6 सालों से बनारस में रह रहा हूँ। और अभी मैं बनारस से आईएमएस बीएचयू में एमबीबीएस करने जा रहा हूँ। अभी मैंने हाल ही में एडमिशन लिया है। तो हरीश जी, आपने फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन बनारस से ही स्टार्ट किया था? जी, मैं 2017 में एक्चुअली आया था यहाँ पर। सीएचएस का एग्ज़ाम मैंने दिया था। तो मुझे सीएचएस में एडमिशन मिल गया था और मैं सीएचएस में पढ़ाई की। 11 12 मैंने पढ़ाई की। फिर उसके बाद मैंने फिर उसके बाद ऐसे ही लोकल कोचिंग का सहारा लिया अपना 11 12 क्रॉस करने के लिए। फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ी तैयारी करनी चाहिए, तो फिर मैंने टारगेट एक साल आकाश से किया। और फिर उस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम्स आई मुझे, मतलब एग्जाम्स को लेकर। मैंने कई एग्जाम्स दिए थे और कई एग्जाम्स में मेरा हो गया एक्सेप्ट नहीं। तो मैं फिर चला गया। जिससे मैं काफ़ी भटक रहा था इधर उधर कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है, लेकिन फिर लास्ट ईयर मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहीं आना है। तो फिर मैंने इस साल वापस से टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, आकाश की, वहाँ की क्लासेस मतलब किए, तो फिर हो गया। तो एज ए आपके मन में आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नीट एग्जाम ही देना है? देखिए, इंस्पिरेशन जो था वो मेरा इंस्पिरेशन एक्चुअली मेरी फैमिली थी, मेरे फ्रेंड्स थे हमेशा से। तो मेरे फ्रेंड्स मुझे हमेशा एज अ डॉक्टर ही देखते थे। वो कहते थे कि तुम एज अ डॉक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करोगे। मुझे नहीं पता था ये बात। मुझे लगता था कि मैं बहुत चीज़ कर सकता हूँ। तो मुझे लगता था कि मेरा मेरा असली दिमाग जो था वो रिसर्च वर्क में ज़्यादा जाता था। तो जी। मैंने 12th के साथ काफ़ी एग्ज़ाम दिए थे। जेई मेन दिया था मैंने। और मैंने केपीवाई दी थी। मैंने नेस्ट का एग्ज़ाम दिया था। और नीट का दिया था। तो मैंने सारे क्वालिफाई कर लिए थे एक्सेप्ट नीट। क्योंकि मैं नीट पे फोकस नहीं कर रहा था उतना। केपीवाई दिया था, क्वालिफाई हो गया था। जेई मेन मैंने दिए थे, उस टाइम 95 परसेंटाइल थे मेरे। फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसके बाद मैंने नहीं दिया क्योंकि मुझे टेक्निकल डिपार्टमेंट में नहीं जाना था। और नेक्स्ट का जी। एग्जाम दिया था। नेक्स्ट का एग्जाम में जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता दूं कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है भारत में। तो वो अपना एक पेपर कराता है उसके कॉलेजेस के। इसके दो कॉलेजेस हैं, एक नाइजर है, एक सेप्स है। सेप्स जो है वो पुणे का एक कॉलेज है। तो उस कॉलेज में जाने के लिए, एंट्री लेने के लिए नेस्ट के एग्जाम देने पड़ते हैं, जो कि एक एडवांस लेवल का पेपर होता है। तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो फिर मैं वहां चला गया। तो फिर मेरे फ्रेंड्स बोले कि नहीं, तुम्हें एक बार और ट्राई करना चाहिए, तुम डॉक्टर का एक बार देख लो। तो फिर मैंने एक साल ड्रॉप लिया, लेकिन मेरा मन, रुझान जो था उधर ही था। लेकिन फिर लास्ट ईयर मैं वहां गया। तो फिर मैंने वहां पढ़ाई की और ऐसा लग रहा था कि समथिंग इज लैगिंग बिहाइंड। कुछ लग रहा था कि छूट रहा है। सो जी। फिर मैंने वहाँ पढ़ाई की और मन नहीं लगा, तो फिर मैं वापस आ गया। दैट वाज अ टफ डिसीजन एक्चुअली टू टेक। काफ़ी मुश्किल डिसीजन था कि आप एक अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं। वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट, वो इस साल नेट रैंकिंग में फर्स्ट कॉलेज है फॉर इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्सेज। तो लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया लास्ट में। एक मुझे लगा कि एक फेज है जहाँ पे मुझे टफ डिसीजंस लेने चाहिए। तो फिर मैंने ड्रॉप ले लिया। मीन्स मैंने कॉलेज लेके एडमिशन करा के फिर छोड़ दिया। ड्रॉप आउट हूँ। यहाँ किसी को कॉलेज नहीं मिलता, आपको कॉलेज मिला, वो भी बाबा एटॉमिक से रिलेटेड, फिर भी आपने ड्रॉप कर दिया। कहीं ना कहीं आपका पैशन रहा होगा नीट से रिलेटेड, डॉक्टर से रिलेटेड, इसलिए जी आपने ड्रॉप लिया जी वहां जी। से। हम्म। जी, तो अभी मुझे लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए उसे अब। हम्म, तो अभी आपको जहाँ से प्रिपरेशन किया था आपने, आई मीन सोनभद्र से जी आप रहते हैं, जो कि बनारस से काफी सटा हुआ है। आपने बनारस जी से प्रिपरेशन किया और आपको कॉलेज भी बनारस मिला है। तो ये कैसा जी। लग रहा है आपको? और आपको कॉलेज से क्या एक्सपेक्टेशन है, सीनियर से, कॉलेज से, बैचमेट से? एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स थे, वो बीएचयू में थे। तो बीएचयू, हम लोग सीएचएस से थे, तो सीएचएस जो है वो बीएचयू से पहले बना था।
सीएचएस की कहानी ये है कि महामना जो थे हमारे, उनको कॉलेज बनाने, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए एक स्कूल से एफिलिएशन चाहिए था। तो आजादी से पहले जब क्या हुआ था कि स्कूल जो थे वो सप्लाई करते थे बच्चों को यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। तो महामना के पास बच्चे नहीं थे जो कि इंटरमीडिएट पास थे। तो उन्होंने एनी बेसेंट को माता का खिताब कहा कि आप हमारी माता हैं और आप हमें बच्चे दीजिए, प्रोवाइड करिए ताकि हम उन्हें और पढ़ा सकें। तो उन्होंने माता की उपाधि एनी बेसेंट को दी थी। तो सीएचएस से अगर आप हैं तो आपका रुझान ऑटोमेटिकली, आपका रुझान बढ़ जाएगा बीएचयू की तरफ। तो मैं शुरू से ही बीएचयू जाने के लिए कोशिश करता था। मैं जाता था, वहां घूमता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर उसके बाद मेरे दोस्त भी काफी पढ़ते थे उसमें। तो मैंने जब यहाँ आया था तैयारी करने के लिए, आई मीन जनवरी जैन में या फेब में आया था, तो मुझे ये था कि मैं बीएचयू ही जाऊंगा। और मैंने लास्ट ईयर की कट ऑफ देखी थी तो 670 675 के क्रॉस थी। तो मैंने कहा कि मेरे बस में सिर्फ इतना है कि मतलब सबसे ज्यादा मेरे बस में कोई चीज है तो वो नंबर है मेरा। मैं प्रिपेयर करूं इतने नंबर के लिए। कॉलेज के लिए मैं प्रिपेयर नहीं कर सकता क्योंकि उस टाइम कट ऑफ क्या होगी, क्या चीज नहीं होगी। तो मुझे लगा कि मोस्ट प्रोबेबल थिंग जो है वो मेरे हाथ में जो अगर है तो वो मेरे नंबर है। अगर पेपर खराब आ गया, टफ आ गया तो फिर अलग बात है, लेकिन जिसपे सबसे ज्यादा कंट्रोल है मेरा वो मेरे नंबर है। तो मैंने अपने नंबर पे कंट्रोल किया। 670 और 680 मैं टारगेट ही लेके चल रहा था कि मुझे बीएचयू ही आना था। तो वही मुझे लगा कि विल पावर एक काफी अच्छी चीज है कि अगर मैं अपना विल हो अगर जाने का तो आप जा सकते हैं। और सीनियर से मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि मुझे पढ़ने दें वो कि अब कॉलेज छोड़ के आया हूँ तो एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए ही जाऊंगा। वहां पे लोगों का इलाज करूँ। यहाँ पे मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा गांव यहीं पूर्वांचल में ही है आसपास। तो सब मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ के जो पिछड़े इलाके हैं, जैसे चंदौली हो गया और गाजीपुर के कई इलाके हैं, यहाँ जौनपुर, आजमगढ़, इधर काफी इलाके हैं जहाँ पे अभी मेडिकल की सुविधाएं काफी खराब है। तो मैं यही सोचता हूँ कि यहाँ पे अगर मेरे जो दोस्त सगी संबंधी लोग हैं आए तो मैं उनकी मदद कर पाऊँ, हेल्प कर पाऊँ, जो भी मेरा हो सके, जितना मैं कर सकूँ उतनी मदद मैं कर पाऊँ। और अभी तो डॉक्टर बनना है तो काफी पढ़ाई करनी है, काफी कुछ करना है। तो तो अगर सीनियर्स की हेल्प मिले। जैसा मेरी जी आपसे बात हुई थी तो आपने बताया था, या आपके सीनियर से भी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि आप जी अपने गांव के पहले डॉक्टर हैं। जी, मैं अपने गांव का पहला डॉक्टर हूँ। वहाँ पे हम्म। अभी डॉक्टर्स नहीं चलते हैं, वहाँ पे अभी वैद्य और हकीम चलते हैं। तो हम्म। मैं अभी तो अभी कल ही अपने गांव से आ रहा हूँ। तो वहाँ पे काफी ये चीज चर्चा में थी, लोग काफी खुश थे कि चला एक लड़का था डॉक्टर भैल। तो काफी हम्म। चीजें हो रही थी और वो लोग काफी खुश थे। सब लोग मतलब जो उम्र दराज लोग थे वो लोग काफी खुश थे और काफी बधाई उधाई दे रहे थे कि कोई तो हुआ। जो वहाँ के हकीम लोग थे, वहाँ पे एक जलाऊ डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि चलिए कोहा तो हुआ जो बढ़ा आगे। नहीं, तो ये काफी बहुत अच्छा खुशी की लगा। बात है कि आप अपने गांव जी, के पहले डॉक्टर हैं। तो आप अपने इस सफलता का क्रेडिट किसे देना चाहते हैं? मैं अपनी सफलता देखिए मैं अपने आप को एक नीट को मैं एक रेस मानता था, चलता था तो शुरुआत से ही। और ये मानता था कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं ये इस एक रेस में दौड़ रहे हैं। और इसमें ये मान के चलता था कि अगर यूपी से है आप तो 17,000, पहले 17,000 लोगों को रेस में पास माना जाएगा, जो पहले 17,000 लोग होंगे। और जो आपके सगी संबंधी, आपके मम्मी पापा, आपके टीचर आपके कोच हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके मामा पापा मम्मी और आपके दोस्त लोग, ये आपके क्या कहते हैं कि स्टैंड में बाहर खड़े होकर देख रहे हैं आपको, आपको चीयर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और अंततः जी। दौड़ना आपको है। तो अगर आपको एक लंबी दौड़, साल भर की दौड़ लगानी है तो आपके अगर दोस्त, थोड़ा सहारा मिल जाए अपने दोस्तों का जो आपको चीयर करें, आपका हौसला बढ़ाएं, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं अपने दोस्तों का नाम अगर लूं तो बहुत अच्छे, एक मेरा दोस्त स्पर्श था जो कि अभी एम्स दिल्ली में है, एक अभी एम्स दिल्ली में एडमिशन लेगा। और एक दोस्त था मेरा अमित जो कि यहाँ बीएचयू में है। एक दोस्त मेरा सत्य मेरे सामने बैठा है। तो ये लोग मुझे काफी हेल्प मदद किए लॉकडाउन में। मैं डिप्रेशन काफी बहुत होता है डिप्रेशन में। एक तैयारी के समय एक ऐसा फेज आएगा जब आपको लगता है कि आपका नहीं होगा, आपको बहुत बुरा लगता है कि क्या करूं, करूं कि ना करूं। और जिस पोजीशन पे मैं था वहां पे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, क्योंकि वहां पे भी मेरे दोस्त थे और वो लोग इंटर्नशिप कर रहे थे आईटी बॉम्बे कोलकाता से, आईसर कोलकाता से, आईटी कानपुर से, आईटी बीएचयू में। मेरे कई दोस्तों की कोरोना के टाइम पे इंटर्नशिप लगी थी और उनकी सैलरी 40,000 महीने की थी। तो काफी अच्छी चीजें वो लोग कर रहे थे, काफी अच्छी जगह पे थे। तो उनको देख के मुझे बुरा लगता था कि यार छोड़ दिया, कहीं गलत तो नहीं किया।
लेकिन एट लास्ट अब मैं उन चीज़ों पे देखता हूँ तो मुझे मतलब अब मैं उन चीज़ों पे खुश हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे फ्रेंड्स सब साथ में थे, मेरे फ्रेंड्स का बहुत अच्छा सपोर्ट था, मेरी फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट था। मैं अपनी मम को कहूँगा कि मेरी बहन जो थी उन्होंने मेरे इस सब डिसीजन में मेरा हेल्प किया। उन्होंने मेरे को यही कहा था कि देखो भाई, जो करना है तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो, हम लोग सपोर्ट करेंगे। क्योंकि मेरे घर में सब लोग या तो टेक्निकल डिपार्टमेंट में गए हैं या तो टीचिंग डिपार्टमेंट में। जी। तो मैं अपने पूरे खानदान में पहला आदमी हूँ जिसने बायो लिया है। जी। और मेरे पिताजी जो थे इस बात से काफी नाराज थे कि लड़का बायो ले लिया, इसको पढ़ने नहीं आता ये वैसे मेरी मैथ्स भी कमजोर थी। फिर मैंने जी। 12th में मैथ्स पढ़ी थी, नेस्ट और केपीवाई, और 11th में केपीवाई अगर आप देते हैं तो आपको मैथ्स भी देनी होती है। तो मैंने उस टाइम मैथ्स तैयार की थी और जेई मेन के पेपर के लिए मैंने मैथ्स तैयार किया था। तो फिर मैंने अपने पापा को मुझे लगा कि मेरे पापा को अगर मुझे प्राउड फील कराना है तो मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है जब मैं निकल रहा था नाइजर के लिए तो मेरे पिताजी मुझसे कहे थे, मैं जूता बांध रहा था और मैं वहाँ कॉलेज भुवनेश्वर में है, मैं भुवनेश्वर कॉलेज गया था, अकेले गया था। मेरे पिताजी मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं गई थी कि उन लोगों को बुरा लग रहा था। और मैं जूता बांध रहा था, मेरे पिताजी बोले थे कि मैं चाहता था कि मेरा लड़का डॉक्टर बने, और ये डॉक्टर बन सकता था। तो फिर वो बात मेरे को 2 महीने खली, फिर मैं छोड़ आया बिना किसी को बताए, बिना किसी से कुछ कहे मैं चला आया। टीचर्स का काफी अच्छा सपोर्ट मिला मुझे। तो ये नीट एक लंबी जर्नी है, एक मैराथन है, लंबा दौड़ है, साल भर लंबा दौड़ है, जिसे आप अकेले दौड़ना तो आपको अकेले है, लेकिन रास्ते में पिट स्टॉप्स जो कहते हैं एक रेस में, जहाँ पे आपको पानी मिले, जहाँ पे आपके दोस्त हैं सपोर्ट करें आपको कि दौड़ो, स्टैंड से खड़े होकर अगर आपके लिए चीयर करें, आपका नाम चिल्लाए कि आप कर सकते हैं, तो ये बहुत एक बड़ी सहायता होती है। जी। और कोचेस का, जैसे मैंने कहा, टीचर्स का बहुत अच्छा रोल था। आकाश कोचिंग में मैं पढ़ता था तो P1 सर, हमारे पांडे सर थे, और काफी सपोर्टिव थे। मेरे जेडफोर सर थे, कृष्णा सर थे, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। उन्होंने काफी अच्छा, मुझे बायो में 360 अगर मैंने स्कोर किया है, 360 आउट ऑफ 360, तो उन्होंने काफी उनका काफी एक हद तक रोल था मेरे इसके लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि एक बायो ही मेरा एक कमजोर एरिया था। तो इसमें काफी हेल्प मिली मुझे उनसे। तो ये तो काफी अच्छी बात है कि आपने बायो में 350 आउट ऑफ 350 स्कोर किया था। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी रही थी आपकी? जी देखिए, मेरा शुरुआत में स्ट्रेटजी यही था कि पहले एक माइलस्टोन क्रॉस किया जाए, जो कि था वो 600 नंबर का। देखिए, जी। तैयारी अगर आप तैयारी करते हैं तो मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आप कई फेजेस में तैयारी करते हैं, नंबर के फेज, अगर नंबर के हिसाब से बात की जाए तो अगर आप 500 के ऊपर की मैं बात करूंगा, एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है वो 500 के ऊपर लाता है। तो 500 से लेके 550 तक, 550 तक आपको नंबर अगर लाने हैं तो आपको बकायदे लेक्चर्स करने होंगे, ज्यादातर सिंसियरली एकदम, ठीक है। तो फिर पहले उस फेज पे थोड़ा काम करना चाहिए। लेकिन मैं उन बच्चों में से था जो कि 550 के उस साइड ही हमेशा रहते थे, बिना मैं पढ़ाई तैयारी वारी नहीं करता था, लेकिन मेरे 550 के ऊपर आते थे। तो फिर मुझे काफी इस बात का घमंड था कि मैं बिना तैयारी के, तो ये घमंड काफी बुरी चीज है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब 550 से 600 का के बीच का जो माइलस्टोन था, मुझे क्रॉस करने के लिए मुझे ये लगा कि मुझे रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। मैंने फिर, क्योंकि मेरा अपना कॉन्सेप्ट था, मैं टीचर्स पे उतना फोकस नहीं करता था उस टाइम, तो मैंने जी। क्वेश्चंस रेगुलर सॉल्व किए 2-3 महीने लगातार। जिन टॉपिक्स को लगता था कि मेरे कमजोर हैं तो उन पे लगातार मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर उसके बाद एक जो फेज आया 600 तक, मैं जब 550 से 600 का जो फेज था, उसमें मुझे लगा कि मेरा ज्ञान कुछ कम है अभी फिलहाल में, जो कुछ कमी हो रही है मेरे ज्ञान में, जिसकी वजह से मैं कॉन्सेप्ट्स में कमी हो रही है, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि फिर मैंने टीचर्स का सपोर्ट लेना शुरू किया अच्छे से। टीचर्स का, मेरे फ्रेंड्स का, जो मैं अपने दोस्त स्पर्श की बात कर रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल पर्सन था, बहुत मदद करता था मेरी नोट्स में या फिर इन सब चीज़ों में। मैं नोट्स नहीं बनाता था तो उसके नोट्स से पढ़ लेता था आराम से। तो आपका अगर दोस्त अगर अच्छा है आपकी, मैं संगति के बारे में कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमेशा वैसी संगति बनानी चाहिए जिसके लिए आप इंस्पिरेशन हो और वो संगति मेरे लिए इंस्पिरेशन हो, हमेशा ऐसी संगति बनानी चाहिए। तो मैं उसके नोट्स ले लेता था, मेरे टीचर्स, फिर मैंने सपोर्ट लेना शुरू किया, तो 600 तक मैं पहुंच गया। फिर उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, 600 से 650 तक के लिए 50-50 नंबर के मैंने सेट बांट लिए थे। तो 600 का जो 650 की जो स्ट्रेटजी थी, उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने सारे पेपर्स इकट्ठा किए, नए फुल मतलब कंप्लीट पैटर्न पेपर, मीन्स जो 180 क्वेश्चंस के पेपर होते थे कंप्लीट, और फिर मैंने उनको लगाना शुरू किया। क्योंकि यहाँ पे मैंने, क्योंकि 600 से 650 तक अगर आप जाने की कोशिश कर रहे हैं
तो यहाँ पे आपको अपनी सिली मिस्टेक्स कम करनी पड़ेंगी, जो आप गलतियां करते हैं, छोटी 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 गलतियां करते हैं हर जगह। तो उन छोटी छोटी गलतियों को कम करने के लिए मैंने 650 तक का आंकड़ा पार करने के लिए पेपर लगाने शुरू किए, और पेपर लगाते लगाते फिर मैंने 650 तक का आंकड़ा पार किया। तो जो 600 का जो माइलस्टोन जब मैंने क्रॉस किया, तो मैंने अपने लिए दो चीजें सेट की। सबसे पहले कि मुझे सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। सिली मिस्टेक क्योंकि आपको बहुत पीछे ले जा सकती है, क्योंकि वो सिली मिस्टेक आप करेंगे, बाकी जनता नहीं करेगी। तो जी। वो कंपटीशन में आपको काफी पीछे ढकेल देगी, क्योंकि और बुरा इसलिए लगेगा क्योंकि वो आप कर सकते थे सही और आपने गलत किया है। तो वो काफी ज्यादा विड्रॉइंग होता है आपको कंपटीशन से। तो मैंने सिली मिस्टेक्स पे अपने काम किया, और दूसरा मैंने काम किया कि मुझे दो सब्जेक्ट्स को फोकस करना है। ये स्ट्रेटजी में हर एग्जाम में काम आई थी, मेरे केपीवाई में भी काम आई थी और जेई मेन में भी काम आई थी। केपीवाई के इंटरव्यू में काफी काम आया था इसका, जी। जेई मेन में काफी काम आया था और बार्क में काफी काम आया था। मैंने क्या किया था कि मैंने दो सब्जेक्ट पे फोकस किया था। मैं आपको अगर जेई मेन की स्टोरी बताऊं तो मैंने क्या किया था कि केमिस्ट्री और फिजिक्स पे फोकस किया था, और मैथ्स के 6 क्वेश्चन करके आया था मैं। 2.5 घंटे में मैंने सिर्फ केमिस्ट्री फिजिक्स की थी, और आधे घंटे में सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन किए थे। तो वही स्ट्रेटजी मैंने नीट में अपनाई। मैंने ये कहा कि मेरे दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, केमिस्ट्री और बायो। तो फिर मैंने केमिस्ट्री और बायो को यूज किया, और इस स्ट्रेटजी पे मैंने पूछा, मेरा जो सीनियर था, जिसको अभी मेरा जो सीनियर हो जाएगा, मेरा दोस्त है IMS BHU में, अमित अमित कुमार। तो उसने मेरे को कहा कि भाई, मैंने उससे इस बात के लिए सलाह भी ली, तो उसने कहा कि हाँ, ये स्ट्रेटजी काफी काम करती है और तुम कर सकते हो। तो फिर मैंने केमिस्ट्री और बायो पे मेनली फोकस करना शुरू किया। केमिस्ट्री और बायो में ज्यादा पढ़ता था, और फिजिक्स के सिर्फ क्वेश्चंस लगाता था, पेपर सॉल्व करता था। पेपर की एनालिसिस बहुत जरूरी है, पेपर की एनालिसिस करता था हमेशा। पेपर 3 घंटे देता था, 2 घंटे एनालिसिस करता था पेपर की, अच्छे से एक एक क्वेश्चन की। तो ये काफी अच्छा पॉइंट था। मुझे लगता है, मुझे गर्व है उस बात के लिए कि मैंने ये चीज की थी और ये अच्छी चीज थी। तो जो फिर मैंने 650 की बात जो मैं कर रहा हूँ, उस माइलस्टोन को क्रॉस करने के बाद फिर मैंने ज्यादातर, सिर्फ नहीं कहूंगा, ज्यादातर केमिस्ट्री और बायो पे फोकस किया। और इसकी वजह से मेरे फिजिक्स में 150 नंबर थे, लेकिन बायो में मेरे 360 थे और केमिस्ट्री में 165 थे। तो जी। उसकी वजह से मैंने 675 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया। तो हरीश जी, अब हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर जी एस्पिरेंट्स के संबंध में ये टॉपिक आता है। वो टॉपिक है डिप्रेशन। हर एस्पिरेंट जी जो कि चाहे नेट की प्रिपरेशन करे, चाहे जेई करे, चाहे यूपीएससी करे, कहीं ना कहीं जी कभी ना कभी उसे ऐसा फील होता है कि वो डिप्रेस्ड है। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि वो एज ए डिप्रेशन में ना रहे? देखिए, एक कहावत है कि देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड दी डार्केस्ट क्लाउड ना। तो या फिर रात हमेशा सबसे ज्यादा अंधियारी होती है भोर से पहले, अगर हिंदी में बात करूँ तो मैं यही कहूंगा कि डिप्रेशन, देखिए, हमेशा डिप्रेशन इज नेचुरल थिंग, ठीक है। आप फेल होते हैं तो आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप अपने आप को कम आंकलन करते हैं लोगों से कि ये मुझसे बेटर है, ये सब, ये ह्यूमन नेचर है, ये होता है, सबके साथ होता है। अगर कोई बोलता है मेरे साथ नहीं होता है, तो वो झूठ बोलता है। तो ये सबके साथ होता है। कैसे टैकल करें अगर आप ये कहेंगे, तो मैंने अपने हिसाब से मैंने क्या किया था कि मैंने मेडिटेशन का, मेरी एक दोस्त है, मैं हमेशा जैसे कह रहा हूँ कि दोस्त हमेशा हेल्पफुल होते हैं। वो अभी एम्स गोरखपुर में है, दिव्यांगी उसका नाम है। तो उसने मुझे शुरुआत में ही सलाह दी थी कि तुम मेडिटेशन करना, काफी हेल्पफुल होता है। तो मैंने कहा, मीन्स मैं इग्नोर कर दिया कि मेडिटेशन कौन करता है यार। लेकिन लास्ट के 3-4 महीने जब तैयारी जोर शोर से चालू करनी होती है, तो मुझे लग रहा था कि मैं कहीं पीछे ना छूट जाऊं। तो फिर उस टाइम मैंने एक एटम नाम का ऐप आता है, एटम। उसमें 21 डे हैबिचुअल हैबिट मेंटेन का, रिहैबिट का एक सेशन होता है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते उसमें। तो फिर मैंने उसको यूज किया, फिर वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मेडिटेशन में दिन के 10 मिनट 5 मिनट करता था, सिर्फ दिन का 10 मिनट करता था, आराम से करता था। और वो मेरे को स्वाध्याय जिसको बोलते हैं, खुद की स्टडी, वो उसमें मुझे हेल्प करता था। और मैं अपनी गलतियों को, अपनी रेमेडीज को चेक कर लेता था उस टाइम। काफी हेल्प करता है, टेस्टेड फॉर्मूला है, आप करिए, बिल्कुल मजा आएगा और बहुत अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा। मैंने किया, फिर मैंने 2 बार उसको किया। फिर मुझे एक जॉन डेविसी, एक यूट्यूब पे चैनल है, वो मेडिटेशन कराते हैं, तो मैं उनकी भी मैंने फिर चैनल ज्वाइन की और उनका मेडिटेशन किया था। और नीट के पेपर के पहले मुझे याद है 12:30 बजे मैं निकल रहा था अपने रूम से। 12 से 12:30 तक मैंने सिर्फ मेडिटेशन किया था, लाफ्टर मेडिटेशन। मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा था कि पेपर देने से पहले तुम हंसना जरूर, जितना हो सके उतना हंसना। और मैं लिटरली
पेपर देने से जैसे ही मेरे पास पेपर आया, मुझे हंसी आने लगी, अपने आप ही आने लगी। और मैंने अपने पेपर में सिली मिस्टेक्स नहीं की थी। जो हुआ था वो मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती थी। क्योंकि हंसने के बाद आप अटेंटिव हो जाते हैं, जितना हो सके उतना खुश रहिए, दोस्तों के साथ घूमिए, अगर घूमने का मन है तो घूमिए, घूमने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप घूमने के बाद अगर आप अपने सेशंस को खराब करते हैं तो वो प्रॉब्लम है, उससे डिप्रेशन होता है। जी। डिप्रेशन का मैं लास्ट ईयर जब शिकार हुआ था तो मुझे ये लगा कि क्या हुआ था कि मैं शुरुआत में, बच्चे जब आते हैं तैयारी करने के लिए तो बहुत जोश में होते हैं। फिर क्या होता है कि वो जोश के चलते वो पढ़ाई कम करते हैं, उनको लगता है कि मैं कर लूंगा। फिर जब जी। धीरे धीरे सेशंस कंप्लीट होते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, तो उनके ऊपर प्रेशर आता है। उस प्रेशर को अगर वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो फिर लास्ट का जो सेशन होता है उसमें वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में उनसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी और अभी लास्ट में वो उन एक्सपेक्टेशंस पे वो खड़े नहीं होने वाले हैं, उनको ये लगता है। तो वो खड़े हो सकते हैं जिस आए थे, जिस हिसाब से आए थे, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आए थे, बस उसी कॉन्फिडेंस की कमी है उनके अंदर। तो उनको उस कॉन्फिडेंस के लिए मैंने मेडिटेशन किया, मैंने पेपर सॉल्व किए। तो ये एक तरीका है डिप्रेशन से टैकल करने का तैयारी के दौरान। तो आपने रिसोर्सेस क्या क्या यूज किए थे अपनी प्रिपरेशन के टाइम? मैंने रिसोर्सेस, मेरा मेन रिसोर्स एनसीईआरटी था सिर्फ। मेरे पास 6 एनसीईआरटी बायो की थी केवल। और मैं 6 एनसीईआरटी में मैं 2 एनसीईआरटी मैं साथ ही रखता था, मीन्स कि जब मुझे नया नया एकदम पढ़ना हो। और 2 एनसीईआरटी पे मैंने अच्छे से नोट्स बनाए थे, मैं अलग से नोट्स नहीं बनाता था। फिर उसके मीन्स क्लास के नोट्स मैं नहीं बनाता, मैं क्लास अटेंटिवली करता था, जैसे कोचिंग की। और नोट्स मैं बहुत ही कम बनाता था, और मेन सोर्स मेरा एनसीईआरटी था। मेरा मानना है कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो बायो की एनसीईआरटी कम से कम आपको 7-8 बार पढ़नी है। और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी, पहली एनसीईआरटी जो फर्स्ट पार्ट है, 11th का फर्स्ट पार्ट, उस पे आप थोड़ी सी लिबर्टी ले सकते हैं, उसको नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन बाकी 3 एनसीईआरटी आपको 6-7 बार पढ़नी है। और फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स हैं, चुनिंदे टॉपिक्स हैं, जिनको आपको अच्छे से एक नोट्स बनाना होगा, शॉर्ट नोट्स। मैंने 25-30 रुपए की कॉपी आती है छोटी सी, उस पे पूरी फिजिक्स की छाप दी थी किताब, जो मुझे लगता था कि इम्पोर्टेंट है। जैसे लास्ट के चैप्टर जो है, सेमीकंडक्टर्स हो गए, वेव हो गए, इन सब टॉपिक जी। से आप एक अगर छोटा सा नोट्स बना लेते हैं, जैसे ऑप्टिक्स का अगर आप छोटा नोट्स बना लेते हैं तो ये काफी हेल्पफुल होता है। मैंने ऑप्टिक्स पढ़ी ही नहीं थी, मुझे आता ही नहीं था, मैंने पढ़ी भी नहीं थी। मैंने कहा कि बायो केमिस्ट्री में तैयार कर लेता हूँ अच्छे से, और फिजिक्स में 45 क्वेश्चन अगर आएंगे, 45 में से अगर मुझे दो क्वेश्चन अगर नहीं हो पाते हैं मेरे, तो मेरा 43 क्वेश्चन पे कमांड रहेगा, तो मैं उस पर फोकस करता था। मैं 2% के लिए नहीं जाता था। अगर 100% है तो फ्लॉप 98%, अगर मैं सही हूँ तो 2% फ्लॉप है, मैं लिबर्टी ले सकता हूँ। क्योंकि मुझे मैंने अपने नंबर कंफर्म रखे थे कि मुझे इतने नंबर, आपको अगर 700 नंबर लेके आने हैं तो आप 700 नंबर की अलग स्ट्रेटजी होगी, उस टाइम आपको फ्लॉज कम करने होंगे अपने अंदर। लेकिन मुझे जिस हिसाब से तैयारी करनी थी, मुझे बनारस आना था, तो मैंने लिबर्टी लेके चला था। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको नहीं करना चाहिए, आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर आप तैयारी करते हैं और आपको लगता है कि मैं खराब कर दूंगा, मैं उतना प्रेशर नहीं झेल पाऊंगा, तो आप लिबर्टी ले सकते हैं इन चैप्टर्स पे। लेकिन आपको उस मेक श्योर कि आप एक माइलस्टोन 650 का क्रॉस कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। तो मैं यही एक तैयारी थी। और मेन जैसे क्लास में मैं जो सोर्सेस थे, मेरे मेरे फ्रेंड्स थे, जी। मेरे टीचर्स थे, मैं टीचर्स से हमेशा अच्छा कांटेक्ट रखता था। टीचर्स लोग मुझे काफी मतलब पसंद करते थे क्लासेस में। मैं टीचर्स पे मैं काउंटर क्वेश्चंस नहीं करता था, उनसे बाहर जाके पूछ लेता था। तो ये चीजें टीचर्स को अच्छी लगती थी, उनका काफी अच्छा सपोर्ट मिलता था मुझे। और फिर मैं अपने फ्रेंड सर्कल्स में जब रहता था, बातें होती होती थी, तो मैं उनसे भी यही चीजें डिस्कस करता था, पढ़ाई लिखाई के बारे में, जब हॉस्टल में रहते थे हम लोग तो। और उन लोगों से दूर रहने की कोशिश करता था जो कि चीजों से अलग बातें करते थे, मीन्स कोशिश करता था। और झगड़े झंझट से हमेशा दूर रहता था। कोई गाली दे के चला जाए, मार के चला जाए, मैं नहीं बोलता था। क्योंकि जी। इसमें काफी समय जाता है, अगर आप लगे इसमें तो आपके 2 से 3 महीने आराम से बर्बाद हो जाएंगे। और वो काफी प्रेशियस टाइम है, तो आपको बचाना पड़ेगा, उन सब चीजों से दूर रहना चाहिए और आपको बचा के रखना चाहिए। और मैंने एक्स्ट्रा बुक कोई नहीं पढ़ी थी। मुझे लगता था कि मुझे फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स काफी अच्छी किताब थी, मैं उसकी बुराई नहीं, बहुत अच्छी किताब है। लेकिन मुझे समय नहीं मिला एक्चुअली, मैं नहीं कर पाया। मैंने मेन फोकस पेपर पे किया था। हमारी कोचिंग का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने हमें अंतिम 1 महीने में 75 पेपर सॉल्व करवाए थे, सिर्फ अगस्त जी। के महीने में। तो इतने पेपर हम लोग को मिल जाते थे, तो हम लोग उन पेपर्स को रिवाइज करते थे। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि एक पेपर देके आता था, 3 घंटे का पेपर और 2 घंटे रिवीजन, तो 5 घंटे ऐसे चले जाते थे मेरे। दिन में अगर जी। 2 पेपर लगा दिए तो 10 घंटे ऐसे चले गए।
तो फिर उसके बाद जो बचा हुआ समय कम से कम 5 घंटे, मतलब मीन्स लास्ट के आखिरी महीने में मैं एवरेज अगर मान लो तो 12 से 13 घंटे पढ़ता था, और किसी दिन घींचना आ रहा था तो 16 घंटे तक की पढ़ाई कर लेता था। तो बच जाते थे जो 6 घंटे, उस दिन मैं पढ़ लेता था। तो अगर मान लीजिए कि कुछ बच जाता है, जो टॉपिक्स लग रहे हैं कि कमजोर हैं, जो रिवीजन करना चाहिए, तो उनमें मैं उस 6 घंटे की पढ़ाई कर लेता था, या फिर 4 घंटे जो भी करता था। वो मीन्स कि एक जो नहीं होता एक्स्ट्रा एसेसरी चीज, उनको डेली जी। चीजों में इंक्लूड नहीं करता था। तो लास्ट के टाइम में यही एक स्ट्रेटजी रहती है। तो हरीफ जी, आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। ये बेसिकली हमारे इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। जाते जाते आप कुछ ऐसे मोटिवेशन टिप्स और प्रिपरेशन टिप्स बताते जाइए जो कि हमारे आने वाले फ्यूचर डॉक्टर्स को काफी हेल्प करे उनके गोल और एम को अचीव करने के लिए। देखिए भाई, जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, जो अभी मेरे जूनियर्स आएंगे और जिनकी मैं बहुत सराहना करता हूँ क्योंकि मैंने किया है उस चीज को, तो मुझे लगता है जी। कि ऐसा करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, और आप करते हैं तो बहुत बड़ी बात है ये। तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, एक तो मैं अपनी चीजों को हमेशा एक पिक्चराइज फॉर्म में, जिसको इमेजिनरी मेमोरी कहते हैं, मैं रखता था। ये काफी हेल्प करती है चीजों को समझने में। तो मैं अपनी सिचुएशन को हमेशा एक थर्ड पर्सन की तरफ से पढ़ता था, एक किनारे। जैसे कि मैं मान लेता था कि हरीश एक आदमी है और उसकी केस स्टडी मुझे करनी है। तो ऐसे डिप्रेशन और बाकी चीजों में कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ, इसमें मुझे काफी हेल्प मिलती थी। तो मैंने हमेशा एक अपने आप को एक सिचुएशन में मानता था। कभी मैं मानता था कि नीट जो है, नीट यह एक ट्रैक है, एक स्टेशन है, और मैं एक दूसरे स्टेशन पे खड़ा हूँ, और मुझे ट्रेन नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे यह पता है कि ये जो ट्रैक है ये उस स्टेशन तक जाएगा, और इस ट्रैक का नाम है तैयारी। तो अगर मैं इस जी। ट्रैक पे दौड़ूं आंख बंद करके भी, इस ट्रैक को सिर्फ पकड़े रहूं, तो मैं पहुंच जाऊंगा नीट तक। तो यही एक मोटिवेशन मैं अपने आप को रखता था हमेशा। या फिर कभी मानता था कि नीट एक बस है, यूपी में बस जानते ही है कि कितनी बसों में भीड़ होती है, और उस जी। बस में चढ़ने के लिए बहुत मारा मारी है भारत में। तो उस बस में चढ़ने के लिए मुझे दौड़ना पड़ेगा, और मैं कितनों से आगे निकल जाऊं दौड़ के कि उस बस में मैं बस चढ़ जाऊं। उस बस में मैं चढ़ गया तो मैं मेडिकल कॉलेज, वो बस मुझे पहुंचा देगी। तो ऐसी कई जी। चीजें मैं सोचता था खुद को लेके, ऐसी कई चीजें मैं टॉपिक्स को भी लेके सोचता था। और मोटिवेशन देखिए यही है भाई, आपको कोई मोटिवेट नहीं करने वाला। आप ही अपने आप को घसीटेंगे, खींचेंगे, घींच के जैसे भी करके आपको पार पहुंचना है। कोई आपको करेगा नहीं। आपके फैमिली मेंबर्स स्टैंड में खड़े रहेंगे, मैराथन आपको अकेले दौड़नी है, पूरी रेस साल भर जी। की। तो आपको बस आपके फैमिली मेंबर सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली। आपके टीचर्स कर सकते हैं, आपको कॉन्सेप्चुअली सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अंततः ये जीत आपकी होगी, और यह जो जश्न होगा वो भी आपका होगा। लेकिन बाकी अगर आप ये कहें कि मेरा कोई निकलवा दे, हमको बैठा के पेपर में करवा दे, मतलब कोई अगर कोई घुट्टी पिला दे, अगर आपको ऐसा सोच रहे हैं या फिर कोई जादू हो जाए, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। सारे मेहनत करते हैं, आपके पहले भी मेहनत लोगों ने की है, और आपके बाद भी लोग मेहनत करेंगे। आप करते हैं कि नहीं, आपके ऊपर है। तो हरीश जी, थैंक यू वेरी मच। आप अपना कीमती समय दिए यहाँ पे और हमारे आने वाले फ्यूचर डॉक्टर्स को कुछ सजेशन दिए। तो बेसिकली हम जी इन फ्यूचर आपके साथ और भी सेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी जी, धन्यवाद।